दोस्तों नमस्कार। ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। 7वीं कक्षा के एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। दोस्तों, आपको याद होगा जब आप पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साज सामान ले जाने के लिए कहा गया था। जब आकाश में बादल होते हैं तो हमारे माता पिता छाता ले जाने के लिए कहते हैं, और जब परिवार या बुजुर्गों को किसी पारिवारिक समारोह आयोजित करना होता है तो सबसे पहले मौसम के बारे में वे चर्चा करते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये आपको जानना पड़ेगा। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है और इसका हमारे जीवन पर भी अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक कार्यकलाप जो होते हैं उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन आपको जानना है कि मौसम क्या होता है। आज हम इस अध्याय में मौसम, जलवायु और जलवायु का विभिन्न जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया है, और दैनिक मौसम की रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। दोस्तों, पिछले 24 घंटों के तापमान, आर्द्रता और वर्षा, यदि वर्षा हुई हो तो इसके बारे में जानकारी रहती है। और मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान या भविष्यवाणी भी प्रकाशित होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मौसम का हाल किस प्रकार से समाचार पत्र में वर्णित किया जाता है। देखिए, सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को सूर्यास्त 5:45 पर और सोमवार को सूर्योदय 7:15 पर होगा। तो समाचार पत्र में इस तरह मौसम की रिपोर्ट दी जाती है। दोस्तों, मौसम की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो मौसम की जो रिपोर्ट होती है वो भारत के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है, और ये विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्र करता है और मौसम के बारे में इसी के आधार पर पूर्वानुमान लगाया जाता है। जब आप किसी समाचार पत्र में पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों के मौसम की रिपोर्ट तैयार करेंगे तो आपको ये लगेगा कि तापमान, वेग परिवर्तन, आर्द्रता में किस प्रकार से पिछले एक हफ्ते में परिवर्तन आता है, और उसको एक चार्ट के अनुसार जब आप व्यवस्थित करते हैं तो आपको पता चलेगा कि किसी दिन का अधिकतम तापमान कितना हो सकता है, न्यूनतम कितना है, न्यूनतम आर्द्रता कितनी होती है, अधिकतम आर्द्रता और वर्षा की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, वर्षा की जो रिपोर्ट होती है ये प्रतिदिन नहीं लिखी जाती है, क्योंकि वर्षा प्रतिदिन नहीं होती है। यदि आंकड़े उपलब्ध न हो तो वर्षा के स्थान को खाली छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, जब कोई मौसम के अनुसार साड़ी बनाई जाती है तो अधिकतर जो फोरकास्ट होता है, मौसम की भविष्यवाणी या पूर्वानुमान लगाया जाता है, वो एक सप्ताह का लगाया जाता है। तो उस समय आपको ये देखना चाहिए कि इस एक सप्ताह में मौसम का अधिकतम तापमान कितना रहा, न्यूनतम तापमान कितना रहा, आर्द्रता और वर्षा कितनी होती है। लेकिन जब आप आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी 2 दिन के लिए मौसम समान नहीं होता है। मौसम में जो तापमान है, आर्द्रता है, ये सब परिवर्तित होते रहते हैं। दोस्तों, इसी आधार पर आप मौसम का जो है परिभाषा कर सकते हैं कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संबंध में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति को उस स्थान का मौसम कहते हैं। दोस्तों, मौसम जो है एक स्थानीय परिघटना होती है, और इसमें किसी स्थान का तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग और जो है किसी एक दिन का या किसी स्थानीय विशेष की जो है विशेषताएं उसमें शामिल होती हैं। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक जो होते हैं वो मौसम के घटक कहलाते हैं, और किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह बदलता भी रहता है। इसलिए हम अक्सर ये कहते हैं कि आज का मौसम अधिक आर्द्र है या पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। तो आप जान लीजिए कि मौसम क्या होता है। मौसम स्थानीय आंकड़े पे आधारित, स्थानीय आंकड़ों में क्या क्या चीज़ें, तापमान, आर्द्रता और जो वर्षा का क्रम होता है उस पर आधारित एक स्थानीय जो आकलन होता है उसके आधार पर किसी मौसम की गणना की जाती है और उसका आकलन भी किया जाता है।
दोस्तों मौसम जो होता है बहुत ही जटिल परिघटना होती है और ये एक क्षण में भी परिवर्तित हो सकता है और कभी कभी ये हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो लेकिन अचानक बादल छा जाएं और तेज वर्षा होने लगे अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल आए। तो ये सभी मौसम की जो है वो घटनाएं होती हैं जो बहुत तेजी से परिवर्तित हो सकता है। दोस्तों ऐसे आपको अनेक अनुभव हुए होंगे जब आप अचानक ऐसे जाते समय धूप है अचानक वर्षा हो जाती है। ये सब मौसम की जटिल परिघटनाएं होती हैं। यहाँ पर देखिए ब्लू बॉक्स में एक फैक्ट दिया गया है। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। इसको रेन गेज कहा जाता है। यह एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी होती है। इसके आधार पर वर्षा की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो मौसम होता है अस्थायी परिघटना है, जटिल परिघटना है और ये क्षण प्रतिक्षण बदल सकता है। किसी मौसम की रिपोर्ट से ये स्पष्ट होता है दोस्तों कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है और इस तापमान को रिकॉर्ड करने के लिए जो है विशेष प्रकार के तापमापी अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है और दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है इसका भी आकलन करना होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि दिन का जो अधिकतम तापमान होता है सामान्यतः अपराह्न यानी दोपहर के बाद होता है और न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः यानी भोर में होता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से बहुत ज़्यादा बेहाल हो जाते हैं जबकि सुबह के समय हमको मौसम थोड़ा सुहावना लगता है। दोस्तों क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? और सर्दियों के समय सायंकाल अंधेरा जल्दी हो जाता है, आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता। लेकिन जो होता है सर्दियों में ऐसा इसलिए होता है कि दिन की अवधि जो होती है वो गर्मियों की अपेक्षा कम होती है। तो आपने मौसम के बारे में जान लिया। अब आइए जानते हैं जलवायु क्या होता है। दोस्तों मौसम विज्ञानी जो हैं वो प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं और पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड जो हैं वो सुरक्षित रखे गए हैं और इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न यानी प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। जलवायु क्या है? तो किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे कि 25 वर्ष में एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर जो मौसम का प्रतिरूप या पैटर्न होता है उस स्थान का जलवायु कहलाता है। दोस्तों यदि हम किसी स्थान का तापमान जो है अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि वहाँ की जलवायु गर्म है। इसके अतिरिक्त यदि उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है तो हम ये कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ पर देखिए ब्लू बॉक्स में मौसम के बारे में जो है परिवर्तन क्यों होता है इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों मौसम में जो परिवर्तन होते हैं तो इसी के आधार पर किसी स्थान के जलवायु का निर्धारण किया जाता है। यानी एक लंबी अवधि में किसी स्थान पर मौसम का जो पैटर्न होता है जलवायु का निर्धारण उसी आधार पर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौसम में जो सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं वो सूर्य के कारण होता है। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का एक विशाल गोला है और ये हमारी पृथ्वी से बहुत अधिक दूर है, लेकिन सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत होता है। इसलिए सूर्य जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्र और वायुमंडल द्वारा सूर्य की ऊष्मा अवशोषित की जाती है और उसका कुछ भाग परावर्तित किया जाता है और अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली सूर्य की ऊष्मीय विकिरण के कारण किसी स्थान का मौसम का निर्धारण होता है। और यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो ये आपने देखा होगा कि उस स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफी भिन्न होता है। दोस्तों तो जो जलवायु संबंधी आंकड़े होते हैं इसको जैसे कि हम किसी स्थान विशेष से लगाएं, जैसे केरल या जम्मू कश्मीर, इन दो का हम अध्ययन करें इनको मानकर, तो जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर होता है। केरल जम्मू कश्मीर की तुलना में बहुत अधिक गर्म और आर्द्र है और इसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु रहती है। यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम का ये साल भर का जो औसत तापमान या मौसम की जानकारी दी गई है और इसी के आधार पर यहाँ के जलवायु का आकलन किया गया है। देखिए जो है जम्मू कश्मीर में जो मौसम है, तापमान है, दैनिक तापमान जो है न्यूनतम और अधिकतम में
न्यूनतम और अधिकतम -2 डिग्री सेंटीग्रेड जनवरी में और अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन यदि हम जनवरी माह के तापमान का तिरुवनंतपुरम के केरल का जो अनुमान करें तो वो दैनिक न्यूनतम तापमान यहाँ पर 22.2 डिग्री सेल्सियस और दैनिक अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस है। तो आप मान के चल सकते हैं कि जो केरल का मौसम है जनवरी के महीने में केवल एक महीने से अनुमान लगाएं तो ये काफ़ी गर्म होता है जम्मू कश्मीर की तुलना में। दिसंबर में अगर जो आप देखें तो दोस्तों दिसंबर में जहाँ पर कि जम्मू कश्मीर का तापमान माइनस के नीचे 1.6 डिग्री सेल्सियस होता है और अधिकतम 8 डिग्री सेल्सियस, वहीं पर दिसंबर में जो केरल का तापमान है वो 22.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर और तिरुवनंतपुरम केरल के जलवायु के बारे में जानकारी विभिन्न माहों के तुलनात्मक आधार पर दिया गया है। दोस्तों जैसे ठंडा या तापमान में न्यून तापमान जो है किसी ठंडे प्रदेश की विशेषता होती है और शुष्क और जो है अधिक तापमान मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण होते हैं। यहाँ जलवायु जो है मरुस्थलीय तापमान में गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत के वर्ष जो है वहाँ पर वर्ष में अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र होती है। दोस्तों मौसम और जलवायु के जो है अध्ययन के बाद आइए जानते हैं जलवायु का अनुकूलन से क्या संबंध है। दोस्तों किसी भी जलवायु का वहाँ के सभी जीवों या जीवधारियों, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों पर प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा चरम ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं और इसी के आधार पर वे वहाँ पर जीवन अपना उनका निर्वाह कर पाते हैं। दोस्तों जैसे ये है कि सभी गुण और अनुकूलन की जो क्षमता होती है वो विशेष परिवेश में जो है उनके गुण और लक्षण होते हैं, जंतुओं को उनके विशेष परिवेश में अनुकूलन में सहायक होते हैं और यह विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। दोस्तों जलवायु और जंतुओं पर प्रभाव के बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं और पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि वास स्थान यानी आवास के स्थान पर कुछ जंतु अनुकूलन करते हैं और जंतुओं के जलवायवीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हमने केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्र जो होता है ध्रुवों के समीप होता है, जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय देशों के कुछ देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका में अलास्का तथा रूस के साइबेरियाई क्षेत्र हैं। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया जैसे कुछ देश यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे पहले देखते हैं हम किस प्रकार से यहाँ पर जलवायु और वहाँ पर जीवों का अनुकूलन होता है। दोस्तों ध्रुवीय प्रदेश जो होता है ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके होते हैं और वर्ष के अधिकांश भाग यहाँ पर सर्दी होती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक सूर्योदय नहीं होता है। सर्दियों में यहाँ पर तापमान देखिए अत्यंत चरम यानी -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और यहाँ रहने वाले जंतुओं द्वारा इन परिस्थितियों के लिए अनुकूलन प्राप्त कर लिया गया है। दोस्तों ध्रुवीय भालू और पेंगुइन के उदाहरण से इसमें हम ये जानेंगे कि वहाँ के जलवायु के लिए वे कैसे अपने आप को अनुकूलित करते हैं। सबसे पहले ध्रुवीय भालू या पोलर बियर के बारे में जानते हैं। ध्रुवीय भालू या पोलर बियर उसके शरीर पर सफ़ेद बाल या फर होते हैं जिससे वे बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपने परभक्षियों या शत्रुओं से बचने में सहायता मिलती है, साथ ही उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनके बालों पर फर की 2 मोटी परतें होती हैं और इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतना अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए और वे अपने शरीर की बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। दोस्तों गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है, इसलिए ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक भी होते हैं और इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो उन्हें न केवल अच्छी तरह तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि इन्हें बर्फ में चलने में भी सहायता करते हैं।
दोस्तों तैरते समय जो ध्रुवी भालू होते हैं अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवी भालू की सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है, इससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज सकते हैं और पकड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक चार्ट के माध्यम से ध्रुवी भालू के अनुकूलन को इस प्रकार से दिखाया गया है, तो आप इसे समझिए। यहाँ पर दोस्तों एक ध्रुवी भालू है, इसके शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं जिसके कारण सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि में ये आसानी से दिखाई नहीं देता है। इसके त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है और इनका शरीर इसके कारण शीतरोधी हो जाता है तथा ये जो होते हैं इनके नाखून जो होते हैं मुड़े हुए लंबे और पैने होते हैं, यह इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता करता है। इसके अलावा ध्रुवी भालू में जो होता है सूंघने की शक्ति या घ्राण शक्ति बहुत अधिक होती है, जिससे ये अपने शिकार को ढूंढने में आसानी होती है इनको। इनके शरीर पर जो पोलर बियर होता है दोस्तों, इनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं, जिसके कारण ये इनका जो शरीर होता है सर्द मौसम में भी गर्म रहता है। तो इस प्रकार से पोलर बियर ध्रुवीय क्षेत्र में या अत्यधिक चरम परिस्थितियों में जो है वो अपना अनुकूलन कर पाता है। इसके अलावा ध्रुवीय क्षेत्र में एक जंतु है पेंगुइन। पेंगुइन सफेद रंग के होते हैं दोस्तों और इनका आसानी से बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में इनका शरीर छिप जाता है। इनके शरीर में जो पेंगुइन होते हैं इनके शरीर में स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा होती है, अत्यधिक वसा भी होती है और आपने पेंगुइनों के झुंड के चित्र देखे होंगे दोस्तों। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे झुंड में रहते हैं। और अब याद रखिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हाल में होते हैं तो आप बहुत गर्मी महसूस करते हैं। ध्रुवी भालू की तरह जो पेंगुइन होते हैं वो भी अच्छे तैराक होते हैं और इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे वे अच्छी तरह से तैर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेंगुइनों का झुंड है और इनके पैर किस तरह से बने हुए हैं, ये भी एक प्रकार से जलवायुवीय अनुकूलन को दर्शाता है। दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछली, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, स्वील व्हेल और अन्य प्रकार के पक्षी शामिल हैं। मछली जहां ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रखने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इस कारण अनेक पक्षी सर्दियों के मौसम में आते आते अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं और सर्दी समाप्त होने पर वे पुनः अपने आवास में वापस लौट जाते हैं। दोस्तों भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है जो अत्यधिक चरम परिस्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए भारत में प्रवास करते हैं। दोस्तों साइबेरियन क्रेन जो होते हैं, साइबेरियन सारस, ये साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं और कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में प्रवास के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइबेरियन सारस का चित्र दिखाया गया है दोस्तों। ये साइबेरिया से अपने यहाँ भारत में प्रवास के लिए आते हैं। दोस्तों प्रवासी पक्षियों के बारे में यहाँ पर ब्लू बॉक्स में फैक्ट दिया गया है। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायुवीय परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। ये अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहाँ पर वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है और इस ऊंचाई की शीत स्थितियाँ उनकी उड़ान पक्षियों द्वारा जो है पेशियों द्वारा उष्मा का विसरण आसानी से कर देती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते हैं, यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध या ज्ञान होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चिन्हों यानी लैंडमार्क का ये उपयोग करते हैं और अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इनके कुछ प्रमाण हैं कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं हैं जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनपायी जीव, अनेक प्रकार की मछलियां और कीट भी अनुकूलन जो है जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। जैसे आपको उड़ीसा में भितरकनिका में जो कछुआ है, वहाँ पर भी उसके समुद्री तटों पर कछुए जो हैं वो अंडे देने के लिए अनुकूलन की तलाश में ही आते हैं। अब आइए देखते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में अनुकूलन के बाद ये जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में किस प्रकार अनुकूलन होता है। दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं।
यहाँ पर जो सबसे सर्द महीने होते हैं उसमें भी तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही रहता है और गर्मियों में तापमान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। यहाँ पर वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है और इन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। इस या उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में अगर जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की बात की जाए तो यहाँ पर पश्चिमी घाट और असम में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। और सतत गर्मी और एक प्रकार की जो है वर्षा के कारण, सतत गर्मी और वर्षा के कारण विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जंतुओं में बंदर, कपी, गोरिल्ला, शेर, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सांप, पक्षी और अनेक प्रकार के कीट हैं। दोस्तों, इसमें हम आइए देखते हैं कैसे गर्म आर्द्र जलवायु के लिए जीवों का अनुकूलन होता है। दोस्तों, जंतुओं की यहाँ पर वर्षा वनों में जनसंख्या अधिक होती है, इसलिए इसमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्र वाले मेढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। देखिए, यहाँ पर लाल आंख वाला मेढक का एक चित्र दिया गया है। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की जो पूंछ होती है वो लंबी होती है और ये वृक्षों को पकड़ने में या डालियों को पकड़ने में सहायक होती है। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर एक बंदर है, इसकी बहुत लंबी पूंछ है। न्यू वर्ल्ड मंकी है, इसकी पूंछ बहुत ही लंबी है। दोस्तों, वन में आवास करने वाले जंतुओं में केवल आवास के लिए ही नहीं बल्कि भोजन के लिए भी प्रतिस्पर्धा होती है और कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं, वहीं अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। जैसे आप अगर जो ध्यान देंगे तो टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वो जो है शाखाओं या डालियों में लगे हुए फलों तक पहुंच सकते हैं जो बहुत कमज़ोर होती हैं और उसका भार नहीं सह सकती हैं। उन फलों को भी वो आसानी से खा लेता है। इसके अलावा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं उनमें पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसा रंग होता है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्म आवरण यानी उन्हें छिपने में सहायता करती है। उनकी परभक्षियों से रक्षा भी करती है। जैसे बिलाव परिवार के जंतुओं जैसे शेर और चीता में मोटी खाल होती है और उनकी सुनने की अत्यधिक संवेदनशीलता होती है। लायन टेल्ड लंगूर, यहाँ पर देखिए एक लायन टेल्ड लंगूर है दोस्तों, ये दाढ़ी वाला इसको ऐप कहा जाता है और पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में ये पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी चांदी जैसी सफ़ेद अयाल है जो सिर के चारों ओर गालों और चिबुक तक रहती है। ये वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही बिताता है। ये जो मंकी है लायन टेल्ड लंगूर, ये अधिकतर फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, फूल और कलियां भी खाता है। और सिंह पुच्छ बंदर या लायन टेल्ड लंगूर वृक्षों की खाल में रहने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, इसलिए वे भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। इसके अलावा भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंतु हाथी है। हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। जब आप इनकी सूंड को देखेंगे तो इनका उपयोग करके वो नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है और हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। इसके बाहरी दांत होते हैं जिन्हें रद कहा जाता है और वास्तव में ये रूपांतरित दांत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं, इसलिए भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान जो होते हैं बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं और वर्षा वनों की गर्म और अर्ध जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में उसके कान सहायक होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से मौसम और जलवायु क्या होती है और विभिन्न जलवायु प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतुओं का अनुकूलन किस प्रकार से होता है। तो इसको आइए, इसका संक्षेप इस प्रकार से है, देखते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है।
मौसम सामान्यतः 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं हो सकता है, बदलता रहता है। दिन का अधिकतम तापमान दोपहर के बाद अधिक होता है, जबकि न्यूनतम तापमान प्रायः भोर में होता है। इसके अलावा वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी बदलता रहता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है ऊर्जा और ऊष्मा का एक प्रमुख के स्रोत होता है, जिसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है। अत्यंत दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष में लिए गए मौसम के प्राचलन या उनके प्रतिरूप के आधार पर तैयार किए गए पैटर्न को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चरम जलवायुवी परिस्थितियां होती हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अत्यधिक आर्द्रता और गर्मी, और जो है शीत कटिबंधीय क्षेत्रों या ध्रुवीय प्रदेशों में अत्यधिक ठंड पड़ती है। जंतु उन परिस्थितियों को में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वह वास करते हैं। इसको अनुकूलन कहा जाता है। आप जानते हैं कि ध्रुवीय प्रदेश या उच्च अक्षांशों पर वर्ष भर सर्दी बहुत रहती है और ध्रुवों पर वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है। शेष 6 महीनों में सूर्योदय नहीं होता है। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ जंतु विशेष गुणों के कारण शरीर पर सफेद फर, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखर आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए भी अनुकूलित होते हैं। और अत्यधिक मौसम से बचने के लिए, अतिशीतित मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है, जिसके द्वारा चरम परिस्थितियों को छोड़कर कुछ पक्षी काफ़ी लंबी दूरी तक प्रवास करते हैं और फिर मौसम अनुकूल होने पर वो अपने मूल आवास में लौट जाते हैं। दोस्तों, अनुकूलन जलवायुवी परिस्थितियों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पादप और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है, ताकि उनमें स्पर्धा जो है वो कम से कम हो। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के अनुकूलनों में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, उनका चटक रंग, तीखा पैटर्न प्रतिरूप, तीव्र स्वर ध्वनि, फलों का आहार, सुनने की संवेदनशील शक्ति और तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, परभक्षियों से बचने के लिए छद्मावरण की क्षमता आदि सम्मिलित है। और इस प्रकार से वे अपने आप को जलवायु के अनुकूल रख पाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।